मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे ही मनपा चुनाव का बिगुल बजा है कि बरसात बाद इलेक्शन हो सकते हैं, वैसे ही सभी मुद्दों को लेकर के अब जो है ज़ोरों शोरों से सरगर्मियां तेज़ हो गई है। उसी में विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर सत्ताधारियों का ये कहना है कि विपक्ष मुमरा शहर में है नहीं और मुद्दे जो है वो मुमरा शहर में कुछ बचे नहीं है। वैसे ही कुछ मुद्दे हम ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे जिसके बारे में काफ़ी बार मीडिया के ज़रिए लाया गया सामने और काफ़ी बार आश्वासन और भाषण के ज़रिए सामने लाया गया। ऐसे तमाम मुद्दे हमने जो है पूरे एक एक पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए राजू अंसारी सर हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के काफ़ी डैशिंग कार्यकर्ता है, तो उनके पास आए हैं और ये सभी मुद्दों को लेकर के एक के बाद एक तमाम सवालात करेंगे। सबसे पहला सवाल है हकीम अजमल खान जो अस्पताल है, 140 करोड़ रुपए के ऊपर का बजट हो चुका है और अब तक जो है 28 अगस्त 2014 से बन रहा है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, सिर्फ छोटे मोटे कुछ कार्य के लिए चालू किया जाता है। तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि आज कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक की वजह से थाने महानगर पालिका का जो रेवेन्यूज़ है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है, जिस वजूहत से हमारे जो हॉस्पिटल के छोटे मोटे काम बाकी रह गए हैं, जैसे हमारे को जो इक्विपमेंट्स खरीदने बाकी थे या जैसे हमारे को अंदर का इंटीरियर्स का काम करना था या डक्टिंग थी, ऑक्सीजन के काम करने थे, उसके लिए हमने वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट किए, उनका टेंडरिंग हो गया, उनका टेंडरिंग प्रोसेस होने के बाद उनको वर्क ऑर्डर दिया गया, मगर कुछ कोताहियों की वजह से वो हॉस्पिटल का आज भी काम बहुत सारा बाकी है। आज इतना बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह आज 1,35,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल हमने बना दिया है, मगर वो कोई काम भी नहीं आ रहा हमारे मुमरा वासियों के। हो रहा यह है कि उसको खाली हम वैक्सीनेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं या कभी कभार हमारे क्या डॉक्टर शीतल करके हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके ज़रिए एक नॉर्मल डिलीवरी अगर हो सकती है तो उसके लिए हम लेबर रूम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, मगर अगर हमें सी सेक्शन करना हो तो हम वहाँ नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ओटीज़ जो माइनर ओटीज़ एंड मेजर ओटीज़ हैं वो अभी तक रेडी नहीं है, तो हमें फिर वापस उन्हें शिवाजी हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे माननीय जो हमारे यहाँ के लोकल एमएलएज और मंत्री हैं, माननीय श्री जितेंद्र आवाड साहब या हमारे पालक मंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब या हमारे जो कमिश्नर हैं विपिन शर्मा साहब, इन लोगों ने थोड़ा सा तीनों ने मिलकर कोऑर्डिनेट करके अच्छे से अगर काम कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि अगले महीने भर के अंदर अंदर हमारे माइनर ओटीज़, मेजर ओटीज़, डायलिसिस सेंटर्स, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, आइसोलेशन वार्ड्स, इस तरीके के बहुत सारे काम हमारे चालू हो सकते हैं उस हॉस्पिटल के अंदर। रही बात अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट का ठेका हमारे महानगर पालिका के पास नहीं है, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, हमें वहाँ पे फॉलोअप करना पड़ेगा किस तरीके से हमें अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ पर मिल जाए, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, चाहे वो पेडियाट्रिशियन हो, चाहे वो नेफ्रोलॉजिस्ट हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो यूरोलॉजिस्ट हो, उस तरीके के हमें डॉक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट करने पड़ेंगे। और हमें जो हमारा बेसिक हमारा जो मोटिव था, जो हमारा उद्देश्य हमारा ये था कि किस तरीके से गरीब लोगों को बेटर हेल्थ केयर मिल जावे, फ्री के अंदर उन्हें उनकी जो हेल्थ की सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जानी चाहिए थे, जिसके ऊपर हमने संज्ञान लिया, हमने मेहनत की और थाने महानगर पालिका ने इतना बेहतरीन हॉस्पिटल बना करके हमें दिया है। मगर कहीं ना कहीं हम लोग चूक रहे हैं, हम नगर सेवक चूक रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमारे सारे नगर सेवक ने मिल करके एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करके हमारे जितेंद्र आवाड साहब के साथ में बैठना चाहिए, हमारे पालक मंत्री जी के साथ में बैठना चाहिए, हमारे खासदार साहब हैं, क्योंकि आज हम MVA के अंदर हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या महाविकास आघाड़ी कह सकते हैं हम उन्हें, जिसके अंदर हमारा MP भी हमारा ही है, हमारा मंत्री भी हमारा ही है, हमारा MLA भी हमारा ही है और हमारा पालक मंत्री भी हमारा ही है। तो हम तीनों से बैठ करके कुछ इस मसले का हल निकाल सकते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि विदिन अ वीक में सबको लेटर्स भेजूँगा और इसके ऊपर बात की जाएगी। ये तो बात रही है अस्पताल की। एक शहर में सबसे बड़ी समस्या है अवैध जो हॉकर्स है उनको लेकर के कि एक ओपन हॉकर जोन प्लाजा की घोषणा की गई थी और हैंगिंग गार्डन की थी बात, लेकिन अभी तक हॉकर लावारिस है जी, क्या कहेंगे? मैं जानता हूँ कि आज से कुछ 5-6 साल पहले की बात है, हमारे कमिश्नर संजीव जायसवाल साहब जब मुमरा के अंदर अतिक्रमण हटाने को लेकर के या रास्ता रुंदीकरण करने को लेकर के जब यहाँ मुहिम चला रहे थे, तो मैंने उनसे यही बात कही थी कि सर आप कितना भी रास्ता चौड़ा कर लें, मगर अगर आपने इस रास्ते के ऊपर जो इलीगल पार्किंग्स हो रही है या इलीगल हॉकर्स जो हैं इनको नहीं हटाया, इनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो हमारी समस्या जो है ज्यों की त्यों रह जाएगी। उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया, उन्होंने इसके ऊपर कहा था, मुझसे वादा भी, मुझसे क्या सारे नगर सेवकों से वादा किया था कि नहीं हम बहुत जल्द इसका हॉकर्स प्लाजा और पार्किंग प्लाजा बनाएंगे। मैंने उन्हें एक आइडिया दिया था कि जितने भी हमारे मुमरा कॉलोनी में जो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग तोड़ी गई है और उन लोगों को हम लोग ने रेंटल हाउसिंग में या BSUP के अंदर उन्हें घर मुहैया कराया है, चूँकि जब हमने उन्हें घर दिया है तो ज़मीन जो है वो महानगर पालिका अपने ताबे में ले सकती है, ऐसा कानून है।
तो मैंने उनसे ये कहा था कि जो 3-3 गुंठे और 4-4 गुंठे के जो छोटे छोटे प्लॉट है, 5-5 गुंठे के जो छोटे प्लॉट है जहाँ पर बिल्डिंग तोड़ दी गई है, उन प्लॉट को अपने हाथ में ताबे में लेकर के वहाँ पर एक छोटा सा पार्किंग प्लाजा ग्राउंड प्लस 1 का या बेसमेंट एंड ग्राउंड फ्लोर का पार्किंग प्लाजा हो जावे। उसी के ऊपर के मंजिलों के ऊपर जो है वो हमारा हॉकर्स प्लाजा हो जावे, जिसके अंदर लोग हौजरी बेच सकते हैं, ग्रोसरी बेच सकते हैं, लोग जो गीला मार्केट है जैसे भाजी तरकारी है, मच्छी है, गोश्त है, इस तरीके से लोग बेच सकते हैं। मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया के अंदर कि ऐसे कई वहाँ पर प्लाजाज हैं ऐसे ग्राउंड प्लस टी का स्ट्रक्चर, जैसे MLCPs कहते हैं, मल्टी लेवल कार पार्किंग्स कहते हैं। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको प्लान किया है, चाहे आप बनारस में देख लें, कानपुर में देख लें, लखनऊ में देख लें, लुधियाना में देख लें, चंडीगढ़ में देख रहे हैं। तो ऐसे कई शहरों में मैंने देखा है, क्योंकि मैं घूमने का शौकीन है, बहुत जगह घूमते रहता हूँ मैं, तो मैंने ये देखा है कि उन्होंने उस छोटी छोटी जगहों का अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया है और यूटिलाइज़ करके एक ही छत के नीचे पार्किंग प्लाजा प्लस मार्केट को ला करके रखा है। क्या हमारे मुमरा में ये नहीं हो सकता है? हो सकता है। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर हम चाहेंगे, हमारे अंदर कोई इच्छा शक्ति अगर होगी तो ज़रूर हम वो काम को कर पाएंगे। जिस तरीके से हॉकर्स की समस्या है, उसी तरीके से एक पार्किंग की भी बहुत बड़ी समस्या है कि पार्किंग जो है प्लाजा नहीं दे पाए आज तक। तो पार्किंग का क्या कारण मानते हैं? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि जब तक कि हमारे मुमरा कौसा में पार्किंग का इशू ख़त्म नहीं होगा, आप 60 मीटर का नहीं, आप 100 मीटर का रोड चौड़ा कर लीजिए, मगर मुमरा कौसा में जो ये ट्रैफिक की जो समस्या है ये हल नहीं होने वाली है। इसका दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मुमरा कौसा में तकरीबन 8,000 के आसपास रिक्शा अप्लाई करते हैं, जिसमें 2 से 2,500 ही रिक्शा परमिट के साथ में चलती हैं, लीगल चलती हैं, बाकी तकरीबन 6,000 रिक्शा इलीगल चलती हैं। हमें इलीगल और इलीगल के मतभेद में नहीं पड़ना है, बस मेरा ये कहना है कि जब 8,000 रिक्शा यहाँ पर है हमारे पास, तो मुमरा कौसा इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद आज भी हमारे पास एक भी रिक्शा स्टैंड नहीं है जहाँ पर रिक्शा वाले अपनी रिक्शा को खड़ी कर सकें। हमारे पास कहीं पर भी रिक्शा का बे नहीं है। जहाँ पर भी हमारे जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है, तकरीबन मुमरा कौसा में 27 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है, उन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर एक रिक्शा का छोटा स्टैंड, मिनी स्टैंड बनाया जाना चाहिए था, ताकि वहाँ पे 10-15 रिक्शा खड़ी रहे, लोगों को बैठने में उतरने में आसानी हो। मगर आज तक ये सब काम हमारे मुमरा कौसा में नहीं हुआ है। इसी ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अभी जो इलेक्शन आने वाला है, इस इलेक्शन के वक्त में जो भी इलेक्शन में नगर सेवक इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़े होंगे, उनके ऊपर ये हमारी जो आम जनता है, इन्होंने ये सवाल करना चाहिए कि अगले 5 साल में ये हमारे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को आप किस तरीके से हल करेंगे, आपकी फ्यूचरिस्टिक व्यूज़ क्या है, आपका प्लानिंग क्या है, आपकी पंचवर्षीय योजना क्या है। इस ऊपर लोगों ने सवाल करना चाहिए, ताकि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अगर जीतते हैं, जो भी है XYZ जो भी जीतते हैं, तो जीतने के बाद में वो किस तरीके से अपना काम करेंगे, इस बारे में हमें उनके साथ में बैठ करके बात करनी चाहिए। रीमॉडलिंग का 212 करोड़, आपको शायद याद होगा, रीमॉडलिंग हुआ है? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये रीमॉडलिंग का जो प्रोजेक्ट है, इसे सबसे पहले हम लोगों ने बैठ करके 2008 के अंदर 2011 के अंदर हमने बैठ करके प्लान किया था कि मुमरा कौसा में जितने भी पाइपलाइन है वो 1995 के आसपास की पाइपलाइन है। हमारे जो सबसे पहले पानी के चेयरमैन थे रामदास भगत साहब, जो हमारे वरिष्ठ नगर सेवक थे, आज उनके खानदान के बहुत सारे लोग नगर सेवक हैं घर के अंदर, उन्होंने इसको प्लान किया था और उन्होंने इसको डाला था। इसमें कहीं ना कहीं हमारे उप महापौर और महापौर श्री नईम खान साहब का हाथ रहा और वो पाइपलाइन डाली गई। मुमरा में उस वक्त की आबादी मुश्किल से 1 से 1.25 लाख की आबादी थी, आज आबादी बढ़ करके 7 से 7.5 लाख की आबादी हो चुकी है। मगर पानी जो कहते हैं उतना आ रहा है हमारे पास। आज भी हमारे पास पानी जो आ रहा है वो 45 mld आ रहा था, अभी बढ़ करके कहीं वो 48-49 mld आ रहा है। आज हमारी आबादी जो 3 फोल्ड बढ़ चुकी है, 1.25 लाख की आबादी 7.5 लाख तक पहुँच चुकी है। आज हमारी जो यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है पानी की, वो तकरीबन 90 mld की है। और 90 mld की पानी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हमने क्या किया है कि हमने रीमॉडलिंग का टेंडर कॉल किया। हम JNNURM के पास गए, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन जो होता है हमारा, वहाँ पर हम लोग ने मांगनी किया कि भाई हमें 200 करोड़ रुपया दिया जाए इस रीमॉडलिंग के लिए। उन्होंने नहीं दिया और सरकार बदल गई 2014 के अंदर। 2014 में JNNURM को चेंज करके अमृत किया गया, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके मातहत हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। सरकार के पास हमने कई मरतबा गुहार लगाई, काम नहीं हुआ। फिर मेरे ख्याल से शायद 2016 में हमने हमारे कमिश्नर संजीव जायसवाल साहब के पास बैठा और हमने उनसे कहा कि साहब इस पानी की जो लाइन डालने का काम है, इसे जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, ताकि अगर ये पानी की जो नई लाइन अगर डाल दी जाएगी तो हमें हमारी कैपेसिटी बढ़ाने में आसानी होगी। उन्होंने फ़ौरन इसके ऊपर हामी भरी और हमने फ़ौरन उसका काम को अंजाम देने के लिए टेंडर कॉल किए। 3 लोगों ने मिल करके JV के अंदर काम लिया है। इसके अंदर एक MC फर्ड है, एक शयोना कंस्ट्रक्शन है और एक भवानी है। इन तीनों ने मिलकर ये 212 करोड़ का टेंडर कॉल हुआ, उन्होंने काम चालू किया। मगर क्या पानी की लाइन चेंज कर देने से या नए ESR और USR बना देने से हमारे पानी की समस्या हल होगी? नहीं होगी। हमें सबसे पहले बैठ करके हमारे जो
MIDC के मंत्री हैं सुभाष देसाई साहब, हमारे जो जल संपदा मंत्री है जयंत पाटिल साहब, उनके साथ में हमारे जो हमारे मुमरा कौसा के जो MLA और स्थानिक आमदार और मंत्री हैं माननीय श्री जितेंद्र आवाड़ साहब, इन्होंने तीनों ने बैठ करके एक टेबल के ऊपर कोऑर्डिनेट कर हमारे मुमरा कौसा की पानी की समस्या को हल करने के लिए किस तरीके से बारहवीं डैम से हमें पानी और एक्स्ट्रा उठाना चाहिए उस पर बात करनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे थाना के अंदर हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने अभी पिछले 10 रोज़ पहले की ही बात है कि 10 MLD पानी बढ़वा के लिया MIDC से, और आज वहाँ पे उनको 10 MLD पानी ज़्यादा मिल रहा है। 10 MLD का मतलब होता है 1 करोड़ लीटर पानी पर डे, 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है। 10 MLD यानी 1 करोड़ लीटर पानी पर डे पानी उनको बढ़ करके मिल रहा है। मुमरा के लिए मुमकिन हो सकता है अगर बहुत इजीली फिजिबल है, थोड़ा सी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे जो अभी तो नगर सेवक नहीं कहूँगा कि सारे नगर सेवक अब तो बाद हो चुके हैं 5 मार्च के बाद में, पर जो हमारे पुराने जितने भी वरिष्ठ नगर सेवक जो थे, जो हमारे अगले इलेक्शन में वापस लड़ने वाले हैं और जीतने वाले भी हैं, इसमें बहुत सारे अच्छे नगर सेवक हैं, इन्होंने बैठ करके एक संज्ञान लेना चाहिए, एक मीटिंग कॉल करनी चाहिए माननीय श्री जितेंद्र आवाड़ साहब के साथ में, माननीय श्री हमारे जयंत पाटिल साहब के साथ में और माननीय श्री सुभाष देसाई साहब के साथ में। इन तीनों के साथ में बैठ करके हम जब बैठ करके टेबल पे प्लान चेकआउट करेंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि हम 10 नहीं हम 20 MLD पानी आराम से बढ़वा सकते हैं। और ये 20 MLD पानी अगर बढ़ गया तो हमारे मुमरा जो इतने बड़े बड़े टाउनशिप बने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे अभी दोस्ती का बहुत बड़ा टाउनशिप बनाया गया, नाइस सिटी है, नाइस वर्ल्ड है, उसके बाद में हमारा ग्लोबल है, नोबल है, सब बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। चाहे वो हमारे फरीद नूरी साहब का नूरी एनक्लेव हो, चाहे वो कासा बेला हो, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आज मित्तल में आप जाकर देख ले, तकरीबन 55 लाख स्क्वायर फीट का काम हो रहा है वहाँ पर, MA वैली को लग करके। सेंट्रल हाइट्स का आप नाम देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिल्डर्स हैं जो लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मगर क्या इन लोगों के इस बस्ती बसाने के बाद में क्या पानी की समस्या हल बढ़ेगी नहीं और ज़्यादा बढ़ने वाली है? तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, हमारे फ्यूचरिस्टिक व्यूज़ को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमें कम से कम 20 MLD पानी फ़ौरन बढ़ा लेना चाहिए। अगर हमने पानी बढ़ा लिया तो हमारी जो नई आबादी है उनको भी पानी मिलेगा और जो हमारे जूने लोग हैं उनको भी बराबर से पानी मिलेगा। टोरेंट पावर जब से मुमरा शहर में आई है, एक उसका मुद्दा है PD का। वो PD के मुद्दे को लेकर के आज भी जनता परेशान है कि पैसा देना या नहीं देना है, और PD को किस तरीके से हमें सोच समझकर चलना है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं टोरेंट के खिलाफ पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मुझे ये लगता है कि आज जिस तरीके से हमारे जो MSEDCL है, जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन है, वो उनका ऐसा कहना है कि मुमरा जो F कैटेगरी में हम लॉस इनकर कर रहे थे और हमें लॉस हो रहा था। आपके ज्ञान के लिए बता दूं मैं कि आज हमारे मंत्रियों के जो बंगले हैं ना मंत्रालय पर, या हमारे जो मंत्रियालय और सचिवालय ना, उसके ऊपर 800 करोड़ रुपये बाकी है MSEDCL का। क्या वो लोग उसको प्राइवेट करेंगे? क्या वहाँ पे टोरेंट आएगी? क्या वहाँ पे रिलायंस आएगी? क्या वहाँ पे टाटा पावर्स आएगा? नहीं, MSEDCL कर रही है। तो जब वो वहाँ पर जो मंत्री लोग बैठे हैं उनके लिए अगर प्राइवेट नहीं किया जा रहा है तो हमारे मुमरा कौसा तो गरीब जनता है, इनको प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर प्राइवेट किया गया, F कैटेगरी बोल करके किया गया। उस वक्त में BJP की सरकार तो उन्होंने किया, बाद में जब हमारी सरकार है तो हमें ये देखना चाहिए था कि उसको किस तरह से हम लोग रिवर्ट करें, मगर हमने वो कोशिश नहीं की। या हो सकता है हमने कोशिश की, हम उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाए होंगे हमारी गलतियों की वजह से। आज ये हो रहा है हमारे मुमरा कौसा के अंदर कि जिनके पुराने मीटर से काट दिए गए थकबाकी होने की वजह से, बड़े बिल्स होने की वजह से, अब वो PD के जो पैसे थे, अमाउंट थे, उसको भी टोरेंट वसूल रहा है। वो टोरेंट की जिम्मेदारी नहीं, टोरेंट ने जब से लिया तब से ही उसे अब तक पैसा भरना है। पुराने बिल अगर बाकी हैं तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। जो हमारा जो MERC बोर्ड है, जो है हमारा जो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी काउंसिल जो है, MERC जिसे कहते हैं, उसके लॉस, उसके बायलॉस को अगर आप पढ़ेंगे और उसको समझेंगे अगर, तो ये जो जिम्मेदारी है ये MSEDCL की ही है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, कि हमने जो यहाँ पर थकबाकी बचा हुआ या जो पैसे जो बाकी हैं वो सरकार के ऊपर बाकी है, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर बाकी है। तो वो सरकार समझेगी और वहाँ के लोग समझेंगे। उसको टोरेंट को उसके अंदर हाथ डालने की या बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी, मगर आज वो कर रहे हैं। उनकी दादागिरी, उनकी तानाशाही चल रही है। आज कई लोगों के मीटर काट दिए जाते हैं, उनकी लाइट काट दी जाती है, और पेनल्टी के नाम के ऊपर जो पैसा MSEB को प्राइवेट करने में नहीं कमा रहे ना, उससे ज़्यादा पैसा वो पेनल्टी के अंदर कमा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, इसके ऊपर भी हमें संज्ञान लेना पड़ेगा। इलेक्शन बहुत जल्द नज़दीक आने वाला है, मेरी उम्मीद है कि फ़ौरन मानसून के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। उस वक्त में हमारे मुमरा कौसा के लोगों ने इस बात के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बैठ करके संज्ञान लेना है, बात करनी है, और अपने जो भी नुमाइंदे चुनने हैं उनसे ये वादा लेना है कि इसके ऊपर वो क्या करने वाले हैं। प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ गार्बेज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि आज हमारे मुमरा कौसा को पिछले 4 वर्षों से
प्राइवेट किया गया है, उसका टेंडर कॉल किया जाता है। हर साल हम 15 से साढ़े 15 करोड़ रुपया उनको देते हैं। पहले एक क्रिस्टल नाम की कंपनी थी जो हमारे बीजेपी के MLC हैं प्रसाद लाड साहब, उन्हीं की कंपनी है, मुंबई में भी काम करती है, वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं। मगर उन्होंने तो काम थोड़ा बहुत ठीक किया भी, मगर उसके बाद में दूसरी कंपनी आने लगी, जैसे कि अभिषेक कंस्ट्रक्शन है, अभी अभिषेक एंटरप्राइजेज है, उन्होंने काम चालू किया। क्या मैं मुमरा कौसा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये प्राइवेटाइज करने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि मुमरा कौसा में कचरों का जो ढिगार थे वो कम हुए हैं, या मुमरा कौसा में सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, या मुमरा कौसा के अंदर जो हमारे गली नुक्कड़ और हमारे नाके जो थे वो साफ दिखने लगे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारे इलाके के नुमाइंदों की भी थी, और हमारे इलाके के जो सोशल वर्कर्स हैं, जो उभरते हुए नेता हैं, उन लोगों ने सिस्टम को बहुत तेज़ी से बिगाड़ा है। जब हमने प्राइवेटाइज़ किया तो ये उनकी जिम्मेदारी है, उस प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदारी है कि जहाँ पर भी वो कचरा फेंका जाएगा उस कचरे को उठाना है। मगर होता क्या है यहाँ पर कि हर आदमी अपना नाम कमाने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों में अपनी धाक जमाने के लिए अभिषेक एंटरप्राइजेस के लोगों को अपने साथ में ले जा करके अपने जो तालुकात के लोग हैं, अपने तालुकात की सोसाइटी, अपने तालुकात की जो बिल्डिंग है, वहाँ जा करके काम करवा लेते हैं, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल जो हमारे स्लम्स के लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं, उनके काम नहीं हो पाते हैं। मैं समझता हूँ उन्हें फ्री हैंड देना चाहिए प्राइवेट कंपनीज को कि भाई जहाँ पर भी कचरा खाली उनको वहाँ पर उनकी कंप्लेंट भेजनी चाहिए, और उन्होंने अगर वो कंप्लेंट नहीं उठाई, उन्होंने उस काम को नहीं किया अगर, तो उनको पेनलाइज किया जाना चाहिए। मेरे रशीद कमांडो में यही करता हूँ कि जहाँ पर भी हमें कचरा दिखता है, जहाँ पर भी हमारी कंप्लेंट आती है, या जहाँ पर घंटा गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, हम रिटर्न में उन्हें कंप्लेंट देते हैं, और अगर उसके ऊपर काम नहीं करते तो हम लोग फ़ौरन इसका जो कंप्लेंट है ऊपर के अधिकारियों को करते हैं, हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को करते हैं, हमारे कमिश्नर को करते हैं, और वो काम फ़ौरन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे मुमरा कौसे के लोगों ने ये समझना चाहिए कि क्या हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो साफ़ सफाई काम करते वो अच्छा काम करते थे, या प्राइवेट वाले जो है अच्छा काम कर रहे हैं, पैसा हम डबल दे रहे हैं। हमारा जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी काम किया करते थे तो पूरे मुमरा कौसा में 170 के आसपास लोग थे, 5 पेटियाँ थी। हमने उनका कैलकुलेशन किया तो 6 करोड़ के अंदर अंदर हमारे सारी मशीनरीज और लेबर थे उनकी पगार मिला करके दे दी जाती है। हमने डबल कर दिया, आज 15 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं। तो हमें तो और अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, और अच्छा हमारा इलाका क्लीन होना चाहिए, और अच्छा हमारे इलाके के अंदर साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, आदमी अच्छे होने चाहिए, घंटा गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, और JCB एंड डंपर हमको जब चाहिए तब मुहैया करा देना चाहिए, मगर नहीं हो रहा है। इसके ऊपर थोड़ा हमें संज्ञान लेना पड़ेगा। कचरे की बात आती है, और कोविड काल में कहीं ना कहीं मुमरा शहर में थोड़ी बहुत, तो हम कह सकते हैं ज़्यादा तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह राहत तो मिली थी, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है ऑक्सीजन को लेकर बना हुआ है। और पीछे आपके जो है सह्याद्री हिल्स करके है, तो वहाँ पर प्लानिटेशन का कुछ कार्य वगैरह अगर चालू किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं समझता जितने भी मुद्दे पर अब तक हमने बात की है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इस प्लांटेशन को लेकर के है कि आज आप देख रहे हैं कि हमारा मुमरा कौसा एक कंक्रीट जंगल होता जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ कंक्रीट के रास्ते, UTWD के रोड, डामर के रोड, गटर, नाले हम बना रहे हैं, हर नगर से मिलकर बना रहा है। उसमें कहीं ना कहीं आमदार और खासदार का भी रोल रहेगा, सब मिल करके कर रहे हैं। मगर क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से हम लोग साफ़ और स्वच्छ रखें, उसके अंदर किस तरीके से हमारे अंदर जो हमारा जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और हमारे पास नेचुरल गार्डन्स है, नेचुरल हमारे पास इतनी बड़ी सह्याद्री की हिल्स है जो तकरीबन 1700 हेक्टेयर के आसपास है। मुमरा रेती बंदर से चालू होती है और कल्याण फंड तक ये पहाड़ी जो है इसे सह्याद्री हिल्स का ही हिस्सा माना जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर हम सारे लोग मिल करके चाहें, मैं किसी नगर सेवक की बात नहीं करता हूँ, ये एक आम जनता का काम है। और मैं इसके लिए हमारे जो लोकल NGOs है, जो लोकल जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो नॉन पॉलिटिकल पर्सन जो हैं, वो लोग आगे आ करके एक हिम्मत से के साथ में और एक मेहनत के साथ में एक प्लान करें कि अभी मानसून आने वाला है, अगले 10 रोज़ के अंदर बारिश चालू हो जाएगी। बारिश चालू होने से पहले या बारिश चालू होते ही हमें कहाँ पर पेड़ और पौधे लगाने की ज़रूरत है, या हमारी सोसाइटियों के अंदर हमें पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है, या हमारे सड़कों के ऊपर जो रोड साइड के जो हमारे ये होते हैं फुटपाथ होते हैं, उन फुटपाथों के आसपास कहाँ पर हमें ग्रीनरीज करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम संज्ञान लें, प्लान करें, और उसके बाद में कोऑर्डिनेशन करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करें। जितने भी पेड़ की और पौधे की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं वादा करता हूँ, राजू अंसारी आपसे वादा करता है कि सारे पेड़ और पौधे आपको फ्री में मुहैया कराए जाएंगे। एक बड़ा रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है एरोली कटाई नाका का, और साथ में टनल भी बनाए जा रहे हैं वाई जंक्शन और शीलपाटा पर भी इसका काम जो है ज़ोरों शोरों से। तो इस विषय पर क्या कहेंगे, क्या अच्छा विकास है? जी, मैं ये समझता हूँ कि आज हमें अगर यहाँ से मुंबई जाना हो तो हम यहाँ से कलवा होते हुए, थाना होते हुए, बाईपास मार करके हमारे IRB टोल प्लाजा को क्रॉस करके खारेगांव का जो बाईपास है वो होते हुए, साकेट होते हुए हम मुंबई जाते हैं। यहाँ से मुलुंड की जो लंबाई है वो तकरीबन 22 किलोमीटर की है। आज ये जो रोड एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसे MMRDA एग्जीक्यूट कर रहा है। तकरीबन
350 करोड़ का रोड है ये, 347 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, जिसका फर्स्ट फेज जो है वो भारतगिर से चालू होकर के मुलुंड एलोली का जो ब्रिज है उसको कनेक्ट होने वाला है, जिसका फर्स्ट फेज जो है चालू कर दिया गया है। मोर देन 90% ऑफ द वर्क हो चुका है, टनलिंग का काम पूरा हो चुका है, हमारे सर्विस रोड का काम पूरा हो चुका है, खाली एलिवेटेड रोड का काम बाकी है। मैं ये समझता हूँ आफ्टर मानसून जो है अक्टूबर के महीने के अंदर हमें यहाँ से एरोली जाने में मुश्किल से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। जो लोग जो आज ट्रेन से बम्बई जाते हैं वो मुमरा ना जाते हुए, कौसा के जो लोग मुमरा ना जाते हुए एरोली का जो स्टेशन है वो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ से बम्बई जाने के लिए अगर ट्रेन से जाना है तो हम यहाँ से रिक्शा पकड़ के एरोली 3 किलोमीटर जो है मुश्किल से 5 मिनट में पहुँच सकते हैं। कौसा के लोग, भारतगिर के लोग, डावला के लोग, खरडी के लोग, शील के लोग, और आराम से वहाँ से ट्रेन के जरिए जा सकते हैं। बाय रोड अगर जाना चाहेंगे तो यहाँ से जो मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है मुलुंड का, वहाँ जाने के लिए हमें सिर्फ 6.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, जो मुश्किल से 7 से 8 मिनट में हम लोग तय कर पाएंगे। क्योंकि जो ये रोड बनाया जा रहा है ये 6 लेन का हाईवे है, 3 लेन वन साइडेड है, 3 लेन वन साइडेड है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बहुत बेहतरीन काम है ये। अगर इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश के फ़ौरन बाद इसका फर्स्ट फेज चालू हो जाएगा और एलिवेटेड रोड जो है वो अगले साल भर में चालू हो जाएगा। तो हमें मुमरा कौसा के वासियों को, दीवा के वासियों को मुंबई जाने के लिए बहुत आसानी होने वाली है, जिसकी मेहनत बहुत सारे लोगों ने मिल करके की। हमारे उस वक्त के सीएम थे अशोक चौहान साहब, हमारे उस वक्त के एमएलए थे जितेंद्र अवार्ड साहब, और जो हमारे उस वक्त के इधर के एमएलए थे हमारे कल्याण ग्रामीण के रमेश पाटिल साहब, या उसके बाद सुभाष भोयर साहब, या अभी हमारे प्रमोद पाटिल साहब, इन सारे लोगों ने मिलकर के इसके ऊपर मेहनत की और एक बेहतरीन कटई एरोली जो लिंक रोड है, एक बेहतरीन एक्सेस मिलेगा बदलापुर के लोगों के लिए, कटई के लोगों के लिए, डोंबिवली के लोगों के लिए, मानपाड़ा के लोगों के लिए मुंबई जाने के लिए। उन्हें कहीं घूम कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 6 से 7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर वो मुलुंड पहुँच जाएंगे आराम से। अगर हम फिर से मानसून की बात करें तो मानसून का महीना शुरू है और 28 में से इसकी घोषणा भी की गई थी कि हो सकता है, और काफ़ी मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बारिश भी देखी गई। और थाने ज़िले की बात करें तो विपिन शर्मा ने एक बड़ा दावा भी किया है कि 80% काम जो है नालियों की सफाई की हो चुकी है, लेकिन जैसे ही मानसून होता है उनके दावे भी नालियों की तरह बह जाते हैं। तो कितने हद तक साफ़ सफाई मुमरा कौसा के नालियों की हुई है, गटरों की हुई है? देखो, सबसे पहले तो मैं एक आपको बात बोल देता हूँ मैं कि नाले जो सफाई होते हैं उस नाले के अंदर जो बड़ा अंबार लगा होता है कचरे का, उसके बहुत ज़्यादा जिम्मेदार जो हमारे लोकल लोग हैं, हम लोग हैं। आज तक के हम लोगों ने हमारी प्लास्टिक के बैन के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। आज भी हमारी घर की जो औरतें हैं वो कपड़े की थैलियों को यूज़ करना नहीं याद कर पाई हैं, आज भी वो प्लास्टिक की थैलियों को यूज़ करती हैं। कचरे जो है वो खिड़कियों से बाहर फेंके जाते हैं, कचरे जो हैं वो रास्तों के ऊपर फेंके जाते हैं। तो इसका कहना है कि हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज हमारे जितने भी नाले वो ओपन नाले होते हैं, नाले को कवर नहीं किया जा सकता है क्योंकि नाले की जो वेलोसिटी होती है पानी की वो ज़्यादा होती है। अगर हम कवर कर देंगे तो नाले का जो पानी है उसको ये स्पीड है उसकी वो कम हो जाएगी, जिसके लिए नाले ओपन होते हैं। ओपन होने की वजह से होता है कि जो 8 महीने जो नाला जब सूखा होता है तो लोग उसके अंदर गद्दा ला करके फेंकते हैं, अपने फर्नीचर टूटे हुए ला करके फेंक देते हैं, अपने कचरे ला करके फेंक देते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ला कर फेंकते हैं और वो पायलॉन होता चला जाता है। हर नाले के अंदर 5-5, 6-6 फुट अगर कचरा रहेगा, हम जब टेंडर निकालते हैं तो हम टेंडर निकालते हैं 1 फुट कचरा निकालने का। अब जब जिस काउंटर हम देते हैं टेंडर, वो 1 फुट निकालने का, अगर 5 फुट उसको निकालने बोले तो नहीं कर पाएगा, उसको लॉस होने वाला है। तो वो क्या करता है, वो अधूरा काम करता है। अब जब वो अधूरा काम करता है तो हम ब्लेम किसको करते हैं, या तो नगर सेवक को ब्लेम करते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लेम करते हैं, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि नहीं इसके अंदर करप्शन हुआ है और ये काम सही से नहीं हो पाया है। तो इसका थोड़ा सा लोगों ने जायज़ा लेना चाहिए, समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां जिसकी वजह से हमारे नाले भरे हुए हैं। रही बात कचरे नाले सफाई की, तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा माहौल है कि मुमरा कौसा में आधे ही नाले साफ़ हो रहे हैं, तो जिस तरीके से कुछ इलाकों में, कुछ स्लम के एरिया में बीएमसी के अंदर ट्वाइस अ ईयर नाले को सफाई किया जाता है, तो क्यों ना मुमरा कौसा के अंदर भी ट्वाइस अ ईयर नाला साफ़ किया जाए। एक बार मई में कर लिया जाए, दूसरी मरतबा दिसंबर में कर लिया जाए, तो जो पायलॉन होता है ना ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके ऊपर हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे, उनसे कई बार तो मैंने इससे पहले के जो कमिश्नर उनसे बात भी की है, मगर विपिन शर्मा साहब से मेरी अभी इस मसले के ऊपर बात नहीं हो पाई है। मैं ज़रूर इनसे ये बात करूँगा कि भाई ठीक है, आप मई में जैसे इस तरीके से नाले को साफ़ करते हैं उसी तरीके से अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के अंदर भी एक बार नाला वापस से साफ़ किया जाना चाहिए। आपने सारे मुद्दों पे तो बेबाकी से अपनी बातें रखी है। इलेक्शन भी आने वाला है और स्थानिक जो यहाँ के बड़े बड़े दावे करने वाले सिटिंग नगर सेवक थे और आने वाला चुनाव भी है, और ऐसे में क्या लगता है ये सिटिंग नगर सेवकों के दावे अभी पूरे मुद्दों के जरिए सामने आए हैं, और किस तरीके से एक बार उनका कार्यकाल वापस आपको लगता है कि हो सकता है विकास कार्य को लेके जो वो कहते हैं? देखो, मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों को मैं, कि जब हम बाज़ार लेने जाते हैं, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, तो हम बाज़ार जब लेने जाते हैं हमें 3 तरीके के टमाटर मिलते हैं।
एक दबा कुचला टमाटर मिलता है, एक पीला टमाटर मिलता है और एक लाल टमाटर मिलता है। तीनों के अलग अलग भाव होते हैं। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई अच्छा टमाटर कौन सा है, और अच्छे टमाटर में जो सबसे सस्ता कौन सा देगा उससे अगर हम टमाटर खरीदते हैं, या कोई भी दूसरी सब्जी खरीदते हैं हम लोग, या चावल अनाज खरीदते हैं, तो हम हर चीज़ को परखते हैं, देखते हैं कि किसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर कोई नाप के अंदर चोरी तो नहीं है, हमारे को पैसा वाजिब ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो हम जब इतनी फिक्र करते हैं अपने एक वक्त के चावल खाने के लिए, तो जब हमारे नगर सेवक को चुनते हैं, वो 5 साल के लिए हमारे ऊपर बैठने वाला है, हमारी नुमाइंदगी करने वाला, हमारे इलाकों के अंदर फलाह बहबूदी के काम करने वाला है, डेवलपमेंट वर्क्स करने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने वाला है। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इलेक्शन से पहले जो भी हमारे पास वोट मांगने आते हैं, जितने भी लोग हमारे सामने जब इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म भरते हैं, उन सारे लोगों को लेकर के हमारे जो रेसिडेंट्स यूनियन है या रेसिडेंट्स फोरम्स जो हैं, वो बैठकर उनसे सवालत करें कि भाई आप अगर जीत करके आओगे तो आप करोगे क्या, आपके फ्यूचरिस्टिक प्लान्स क्या हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप पॉलिटिकल मैच्योरिटी आपके अंदर कितनी है, सियासी शऊर आपके अंदर कितना है। ये सब चीज़ का अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो होगा क्या, कोई भी छोटा मोटा पैसे वाला आएगा, 25-50 लाख रुपया खर्चा करेगा, वो नगर सेवक बन जाएगा, और वो उससे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे देखेगा कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, अब मुझे इसमें से इतना प्रॉफिट निकालना है। तो पॉलिटिक्स के अंदर उन्हीं लोगों को चुने जो पैशनेट हो अपने काम को लेकर के, जिनके अंदर एक जोश हो, एक उत्साह हो कि हम किस तरीके से हमारे इलाके में अच्छे से अच्छा काम कर सकें, अच्छे से अच्छे तरीके से हमारे इलाकों को के फलाह बहबूदी कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सके, उन्हें पानी मुहैया हो, उन्हें गटर मुहैया हो, उन्हें नाले मुहैया हो, उन्हें अप्रोच रोड मुहैया हो, उनके अंदर पायावाट अच्छे से अच्छा हो, उन्हें ग्रीनरीज अच्छी हो। ये छोटे छोटे काम है, नगर से कोई बहुत बड़े काम नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। हमारी महानगर पालिका जो है वो सिर्फ 3,500 करोड़ की हमारा बजट होता है, ना कि हमारे 1.5 लाख करोड़ के महाराष्ट्र स्टेट का बजट होता है। तो हमारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, हम लोगों ने छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर हमारे नगर सेवक से बैठ करके संज्ञान लेना है, उनसे बात करनी है, और नगर सेवक बनने से पहले बात करनी है। जब आप उनसे इंटरव्यू लोगे अच्छे तरीके से, सही तरीके से उनकी बातों को समझोगे, या उनकी क्वालिटी क्या है उसको देखोगे, तो आप उसको बराबर से दिल से जाकर के वोट दोगे। वरना होगा क्या, आप नगर सेवक को नहीं जानते, नगर सेवक आपको नहीं जानता, आप गए किसी आपके इलाके के किसी गली के दलाल ने या किसी ने जिसने पैसा लिया, उसने आपको बोल दिया नहीं फलाने को वोट डाल दो, आपने उसको डाल दिया, तो आपका वोट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इसके लिए इलेक्शन आने से पहले अपने नगर सेवक जो भी नगर सेवक कैंडिडेट हो, उनको समझें, परखें, उनके बारे में थोड़ा सा उनके जानकारी लें, उनका इंटरव्यू लें, उनसे थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करें, उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन करें सॉरी, उनसे आप लोग बात करें, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई हमारे सामने जो कैंडिडेट लड़ने आ रहा है वो किस तरीके से लड़ रहा है, किस तरीके से वो काम करने वाला है, किस तरीके से उसके फ्यूचरिस्टिक विजन है, उसकी दूरंदेशी कितनी है। ये सब चीज़ अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हमारे ऊपर कोई ना कोई मुसल्लत हो जाएगा, और मुसल्लत होने के बाद हम 5 साल के लिए रोते रहेंगे। कुछ ही मुद्दे थे और कुछ मुद्दों को हमने यहाँ पर लिखा तो ये पूरा पेपर भर गया। अगर हम मुमरा कौसा के मुद्दों की बात करें तो एक पूरी बुक भर सकती है, जिस तरीके से उड़ान सामने आई थी। सभी मुमरा कौसावासी काफ़ी ज़्यादा रूबरू होंगे। उसी में से एक सवाल हम ये भी आखिरी आपसे पूछना चाहेंगे, ये बार परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? अगर काम नहीं हो रहा तो परिवर्तन ज़रूर होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो भी नाकारा हैं, जो भी जिन लोगों को आपने परख करके देखा, आपके अगर कसौटी पे वो पूरे नहीं उतरे हैं, उन्हें चेंज कर दीजिए। आप ऐसे लोगों को जिता करके लाइए जो, फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि वो पैशनेट हो, उसके अंदर वो आग हो, दे शुड हैव देयर फायर इन देयर बेलीज। एक इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है कि वो ऑन द टोज होना चाहिए, हमेशा वो हमेशा खड़े होने चाहिए, तत्पर होने चाहिए कि नहीं हमें फलाना काम करना है। किसी ने फ़ोन किया, फ़ौरन गया उसके काम को अंजाम देने की कोशिश की। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। अगर आपके पास हमारे पास सोल्यूशन नहीं तो हम काय के नेता हुए, फिर हम काय के नगर सेवक बने। फिर तो जो इस तरीके के नगर सेवक हैं जो मतलब सिर्फ कुर्सी गर्म कर रहे हैं, उन्हें फ़ौरन उठा करके फेंक देना चाहिए। मगर जो अच्छा काम करने वाले नगर सेवक हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनके अंदर घमंड और तकब्बुर नहीं है, जिनके अंदर अदल करने का मादा है, जो इंसाफ कर सकते हों, जो लोगों को बराबर से एक नज़र से देखते हों, जो लोगों के लिए तत्पर हो, जिनके पास लोगों के लिए वक्त हो, वैसे लोगों को नगर सेवक बना करके वापस से लाइए। ये थे हमारे साथ राजू अंसारी जी, जिन्होंने सारे ही मुद्दों पर बात किया है। विपक्ष है भले ही, लेकिन इन्होंने सारे ही मुद्दों पर बात किया है। लेकिन यही मुद्दे पर अगर हम कोई स्थानीय जो यहाँ के सत्ताधारी पार्टी है उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो वो उद्घाटन और अपने कार्य को जो है याद दिलाते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब कोई देना नहीं चाहता। फिलहाल ये देखना है राजू अंसारी जो है इस सारे मुद्दों को लेकर के फॉलोअप भी कर रहे हैं और लगातार जो है पत्र व्यवहार करते हुए तमाम प्रयास कर रहे हैं, जिसके ज़रिए जो है मुमरा को बेहतर सहूलत मिल सके। अब ये देखना है कि मुद्दों के बीच ऐसे ही कामकाज चलते रहेगा और हम इसी मुद्दों के बीच जो है राजू अंसारी जी से लगातार अगले भाग में जो है और भी सवालात करते रहेंगे। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा।